नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी। रेड माइनर्स की टीम ने अब तक 4 से 5 मीटर खुदाई की। सीएम धामी भी पहुंचे सिलकेरा टनल, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। काशीपुर में 25 नवंबर को हुई 2 सगी बहनों की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। तंत्र मंत्र के नाम पर सगे पिता ने ही दोनों बेटियों की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। राजधानी देहरादून में जाम से निपटने के लिए आरटीओ का प्लान तैयार। विक्रम ऑटो के रूट बदलने पर विचार। घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में बंद हो सकता है विक्रम का संचालन। एसएसपी को लिखा पत्र। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सहित पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश की भी संभावना। मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठंड। और काशीपुर में चोरी की 6 बाइकों के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार। पुलिस ने खंगाले 50 से ज्यादा सीसीटीवी। नशे के लिए करते थे चोरी। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए जद्दोजहद अभी भी जारी है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन के फेल हो जाने के बाद सोमवार को रेड हॉल माइनिंग एक्सपर्ट को खुदाई के लिए बुलाया गया। इसके अलावा सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 12 रेड माइनर्स की टीम ने अब तक तकरीबन 4 से 5 मीटर की खुदाई की है। इसके अलावा सुरंग के ऊपर से हो रही वर्टिकल ड्रिलिंग भी 42 मीटर हो चुकी है। मजदूरों को ऊपर से रेस्क्यू करने के लिए कुल 86 मीटर खुदाई की जरूरत है। There should be one more pipe and then we should get some hopefully some good news later today. हम पुशिंग कर रहे हैं और उसमें मैनुअल अभी करा जा रहा है। ऑगर से हमारे सरिये वगैरह आ रहे थे तो काम रुक रहा था थोड़ा। अभी ये मैनुअल चालू हो गया है तो आज काम चालू है वर्किंग में। अभी आज कुछ मिलना चाहिए शाम तक। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई टाइम नहीं बता सकते। अगर कुछ सरिया वगैरह नहीं निकला तो आज काम हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मीडिया को सुरंग बचाओ अभियान के बारे में जानकारी दी और कहा कि ड्रिलिंग पाइप के 57 मीटर तक पहुंचने के बाद एक सफलता की संभावना है। उन्होंने कहा जब पाइप 57 मीटर तक पहुंच जाता है तो ब्रेक थ्रू हासिल करने की संभावना होती है। जब मैं साइट पर था तो पाइप 1 मीटर आगे चला गया था। पहले ये 51 मीटर था, अब कुछ समय बाद ये 54 मीटर तक पहुंच जाएगा और जल्दी ही हमें अच्छी खबर मिल सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सिलकेरा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने मैन्युअली ड्रिलिंग कर रहे लोगों का हौसला बढ़ाया और श्रमिकों की हौसला अफजाई की। सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी 52 मीटर अभी चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही हम सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है। हमने जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना को लेकर।
लखनऊ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स विशेषज्ञ मिलिंद राज को उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान में शामिल होने को कहा गया है। उन पर वैज्ञानिक रूप से सुरंग में फंसे मजदूरों के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने की जिम्मेदारी होगी। वहीं मिलिंद राज ने बताया कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए वो एक रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम यूज करेंगे। सिस्टम ये भी पता लगाने में सक्षम होगा कि सुरंग में कोई जहरीली गैस तो नहीं है। रोबोट 100 मीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें इंटरनेट उपलब्ध कराने की भी क्षमता है। ये जो डिवाइस है, ये जो अंदर लाइफलाइंस बनी हुई है उसके थ्रू ये ऑपरेट करेंगी। ये सरल भाषा बताएं तो 3 चीजें करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो अंदर लोग फंसे हुए हैं 41, उनके बिहेवियरल और हेल्थ को डिटेक्ट और डायग्नोस करेंगी। अगर यदि कोई इंसान ज्यादा देर तक बोल नहीं रहा है या कोई रो रहा है या कुछ हो रहा तो हम लोग वो डेटा फीड उठा के उसको हम लोग उसे प्रोसेस करते हैं और उसको तुरंत हम लोग ट्रिगर कर लेते हैं, डायग्नोस करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अंदर हजार्डस गैसेस के प्रेजेंस ना हो, उसकी अश्योरिटी के लिए अलग अलग तरह के सेंसर्स हैं। तीसरी चीज ये है कि जहां पे नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता है वहां पे हम लोग लिमिटेड एक्सेस हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देंगे। एक चौथा ड्रोन भी है मेरे पास, जो कि अगर विजुअल्स अंदर से चाहिए हुए हो, छोटा ही साइज में, और अगर इंटरनेट भी ना आ रहा हो तब भी उसको हम अपने मॉड्यूल से इंटरनेट फीड करके हम उसको स्ट्रीम कर देंगे। तो अगर कोई भी हमारे जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं वो बाहर भी हैं और कोई किसी भी अथॉरिटी को देखना हो तो वो तुरंत एक्सेस ले सकती है बिना किसी ग्लिच के और बिना किसी समय गंवाए। जी। चंपावत टनकपुर के छीनो गोट में रहने वाले पुष्कर सिंह एरी 12 नवंबर से सिलक्यारा सुरंग में फंसे हैं। परिजनों के मुताबिक 12 नवंबर को घर का फोन स्विच ऑफ होने से पहले हादसे की जानकारी अगले दिन मिली थी। सुरंग में फंसे होने की जानकारी मिलने पर पूरा परिवार सदमे में आ गया। वहीं राम सिंह के बड़े बेटे विक्रम 15 नवंबर से सिलक्यारा में है। विक्रम की पत्नी ममता एरी और बहन बताती है सास देवकी देवी की तबीयत काफी समय से खराब है। बरेली के एक अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वहीं सुरंग की घटना के बाद से वो गुमसुम है, यहाँ तक कि दवाखानी भी छोड़ दी है। अब सीएम के भरोसे के बाद आज जरूर बंदी है। सीएम धामी ने मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। देवर है पुष्कर सिंह एरी, वो 12 तारीख से लक्ष्मी पूजा के दिन से टनल में फंसा हुआ है तथा मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि उसे जल्द से जल्द निकाला दिया जाए। आज सीएम साहब आए थे, सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब ने दिलासा दी निकाल दिए जाएंगे करके आश्वासन देके गए, बाकी सब कुछ ठीक होगा। कहा आपकी देवर से बात हो रही नहीं हो रही है? देवर से नहीं हो रही है, मम्मी के लिए आया था फोन परसों। थोड़ी इनकी तबीयत खराब रहती है तो थोड़ा यही कहा है कि आप मुझे जल्दी से जल्दी निकाल देंगे और जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। और हमने कहा है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही है। 12 तारीख से फंसा है, 12 तारीख से फंसा। 11 तारीख उनसे 10 तारीख मेरी बात हुई है उनसे धनतेरस के दिन। बोला था दीदी मैं दिवाली में घर आ रहा हूँ, और क्या कहते हैं बस इतनी बात हुई है मेरी। मोहनी देवी। सरकार से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितने भी वहाँ पर फंसे हुए मजदूर हैं बेचारे, भाई बेचारे, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, यही चाहते हैं बस। पोखरी में आयोजित खादी पर्यटन शरदोत्सव मेले के पंचम दिवस में पधार कर उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेले सौहार्द और आपसी भाईचारा बढ़ाते हैं। इस मौके पर उन्होंने सीएचसी पोखरी के लिए 2 करोड़ और पीजी कॉलेज नागनाथ पोखरी को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अगले महीने दिसंबर में पीजी कॉलेज नागनाथ पोखरी में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करना है। मंत्री ने सभी लोगों का आह्वान किया और सभी लोग अपने अपने आयुष्मान कार्ड बनवा ले ताकि गरीब लोग 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ ले सके। सबसे पहले तो मैं अपने नगर पंचायत अध्यक्ष जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि वो हर साल की भांति इस बार 17वां यहाँ पे मेला संपन्न हो रहा है। आज 5वां दिन इसका है और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके नेतृत्व में यहाँ पे बहुत अच्छे काम हुए हैं। जो हमारा डिग्री कॉलेज है यहाँ का, उसके लिए हमारी सरकार 5 करोड़ रुपए औसाना मद पे यहाँ पे देगी और मैं बहुत जल्दी उसके बिल्डिंग के उद्घाटन करने भी आ रहा हूँ। जो बिल्डिंग बन चुकी है, आपने लैब भी बना दिया है। बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हम देने वाले हैं, चाहे हॉस्टल डिमांड हो, उनकी किताबों की डिमांड हो, फर्नीचर की डिमांड हो,
लैब की डिमांड हो, टीचर्स की डिमांड हो। हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा यहाँ ग्रहण करें। हम लोग अभी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने भी गए थे। वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए आवास की दिक्कत है, तो लगभग 2 करोड़ रुपये हम वहाँ डॉक्टरों के आवास के लिए भी देंगे। चूँकि पीजी करने के बाद जैसे डॉक्टर हमारे राज्य में आएंगे तो हम सबसे पहले चमोली जिले को ही सर्वाधिक डॉक्टर देंगे। अभी भी मैंने 5 नए डॉक्टरों की नियुक्ति यहाँ पे की है जो पीजी करके आए हैं। जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले मेरठ गांव में विगत 3 सालों के उपरांत पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। पांडव नृत्य का आयोजन 15 दिनों तक रात्रि के वक्त किया गया और अंतिम दिन मेरठ गांव में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में दूर दराज के लोग मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि किसी कारणवश गाँव में विगत 3 सालों से पांडव नृत्य के मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। पांडव नृत्य का आयोजन इसीलिए करते हैं ताकि पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि बनी रहे। पांडवों को गढ़वाल के इष्ट देवता के रूप में जाना जाता है। वर्ष बाद हमारे ग्राम सभा मेरठ में पांडव नृत्य हो रहा है और हर 3 वर्ष में होता है। माना जाता है कि इस पांडव नृत्य को कराने से जो पशुओं में बीमारी आती है वो नहीं आती है। का ये जो कार्यक्रम होता है वो हर 30 वर्ष में हमारे गांव में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है और ये हर वर्ष इसकी पूजा होती है और हर 3 वर्ष में इसको ग्राम मेरठ में सभी लोगों के सहयोग से मनाया जाता है। उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की मॉनिटरिंग और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैंसर रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है, जिसके संबंध में दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हमने देखा है विदेशों में कैंसर के मरीजों का डेटा होता है, लेकिन हमारे देश में डेटा बहुत कम है। छोटे छोटे पेपर के माध्यम से ही हम डेटा जुटाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जिसके माध्यम से हम कैंसर के मरीजों की डिटेल्स रख सकते हैं। हम लोग पढ़ते आए हैं, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में तो हम लोग को बहुत डाटा मालूम है, लेकिन इंडियन डाटा बहुत कम उपलब्ध है। इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं उन्हीं से कंपाइल करके डाटा बनता है। लेकिन अभी उत्तराखंड में एक कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जहां पर जितने भी हमारे कैंसर के डायग्नोज मरीज होंगे उनकी पूरी डिटेल रखी जाएगी, उनके आसपास के लोगों को भी सर्च किया जाएगा उस तरह से कि तो एक कैंसर का एक कंसोलिडेटेड डाटा हमें मिल जाएगा। तो इसमें जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे उस निष्कर्षों पर हम कुछ करने लायक कंडीशन में रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ा कारण है। क्या पहाड़ पर रहना, ऑक्सीजन की कमी होना, दवाइयों को अनुपलब्धता, इस तरह की क्या प्रॉब्लम कैंसर बढ़ाने में कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही है? या जो अकेले रहते हैं, मतलब इस तरह के बहुत से पैटर्न हमें सामने आ सकते हैं जहां उनको हम लोग अटैक कर कैंसर की दर कम करने में बहुत ही सहायक होगा। तो एक बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां आम जनता की जरूरत बनी हुई है, वहीं ऐसे में आए दिन राजधानी में जाम की समस्याएं भी देखने को मिल रही है। जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज की गई है। बता दें जल्दी ही दून में विक्रम के रूट पर बदलाव हो सकता है। इसके लिए आरटीओ देहरादून ने मुख्य शहर यानी घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम टेम्पो वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। आरटीओ देहरादून ने एसएसपी को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में जाम की समस्या को मुद्दा बनाया। मामले में उन्होंने कहा कि विक्रम के अनियमित और अनियंत्रित संचालन की वजह से लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम का संचालन बंद करने की जरूरत है। एसएसपी महोदय को प्रस्ताव किया है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि गाड़ियों को जो खासकर विक्रम है, विक्रमों को हम लोग चाहते हैं कि वो घंटाघर के आसपास भीड़ भाड़ न लगाएं। जैसे मान लो जो आईएसबीटी से विक्रम आते हैं, हम चाहते हैं रेलवे स्टेशन से ही मुड़ जाए वो। प्रेम नगर से जो विक्रम आ रहे हैं, प्रभात सिनेमा से ही मुड़ जा रहे हैं वो। उसी तरह हम चाहते हैं कि ये इस एरिया को भीड़ भाड़ से थोड़ा सा मुक्त रखा जाए।
चंपावत के तहसील टनकपुर के अंतर्गत दूरस्थ चंपावत के एकमात्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र खिरद्वारी में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चंपावत के कई विभागों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित स्टॉल लगाकर प्रतिभाग कर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस मौके पर कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। शिविर में कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। डीएलएस चंपावत ने एक मल्टीपर्पज़ कैंप लगाया, बहुउद्देशीय शिविर, जिसमें शासन के लगभग मोटे मोटे सभी विभाग थे। राजस्व भी थे, एसडीएम साहब भी थे, पुलिस से भी थे और वन विभाग से भी थे, कृषि वाले भी थे, स्वास्थ्य वाले भी थे और सभी ने समाज कल्याण वाले थे। मेन उन्होंने यहाँ जानकारियाँ अपने विभागों से संबंधित लोगों को दी, पेंशन वगैरह के बारे में जानकारियाँ दी। लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि यहाँ की जनता जो है बाहर की दुनिया से एकदम कटी हुई है। जनता को ये भी नहीं पता है कि कोर्ट क्या होती है, कचहरी क्या होती है, जस्सा कौन है, तो डीएलएस से क्या होता है, तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि क्षेत्र से कोई पीएलवी भी नहीं है। आज हमने यहाँ से 2 पीएलवी भी एक तरह से चूज किए हैं जिन्हें हम पीएलवी बना पाए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़क से यहाँ तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक बहुत बड़ी नदी है जो 4 जगह से कम ऐसी है कि नदी के बीच में से गुजरना पड़ता है और अब जबकि बरसात नहीं है तब हम इतनी मुश्किल से पहुंचे। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय पर्वतीय में ओम पर्वत, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, पंचाचूली, जोहाई में बर्फबारी होने से निचले हिस्सों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। ठंड से लोगों ने गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लंबे समय से क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसान और काश्तकार भी परेशान है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मौसम का मिजाज ऐसे ही रहा तो बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी होने लगी है। ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश के चलते ठंड लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देर रात से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहीं बद्रीनाथ धाम श्री हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में देर रात से बर्फबारी जारी है। बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी सही साबित हुई है। जहां पहाड़ों में बर्फबारी देखने को मिल रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। वहीं बढ़ी हुई ठंड से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है तो वहीं ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश है। बीते 25 नवंबर को काशीपुर में 2 सगी बहनों की हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है, जिसमें दोनों बहनों की मौत के पीछे उन्हीं के पिता का हाथ था। वहीं पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि तंत्र मंत्र के नाम पर सगे पिता ने ही अपनी दोनों बेटियों को ठिकाने लगाया है। हल्द्वानी में हमलावरों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में कत्था फैक्ट्री के पास पिता की दुकान संभाल रहे 30 वर्षीय अमित कश्यप पर अचानक से अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में बेहद गंभीर अवस्था में घायल युवक को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर रूप से घायल अमित की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी का जल्द दावा कर रही है।
अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की जो अपने रेडी पे खड़ा होकर सामान बेच रहा था, उस पर एक धारदार हथियार से वार किया गया। मौके पर उनसे परिजन पहुंचे तो उसको एसटीएच हॉस्पिटल ले गए। एसटीएच हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इसमें पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसकी पुरानी रंजिश अगर किसी से कोई है तो उसका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। और इसमें हमारी टीमों का गठन कर दिया गया। लगातार हमारी सीसीटीवी वाली टीमें और पूछताछ वाली टीमें काम कर रही हैं। काशीपुर पुलिस ने बाइक चोरों पर शिकंजा कसते हुए चोरी की 6 बाइकों सहित 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक काशीपुर और पुलिस क्षेत्राधिकार काशीपुर के दिशा निर्देश पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की मदद लेते हुए तकरीबन 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास खंगालने के बाद 3 अभियुक्तों को चोरी की कुल 6 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो तीनों दोस्त हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए हाट बाजार और रिजॉर्ट के पास पार्किंग के पास पहले वो रेकी करते हैं और उसके बाद बाइक चुराने का काम करते हैं। वहीं तीनों आरोपियों का चालान कर ले समक्ष पेश किया गया, जहां से पुलिस अभिरक्षा में उन्हें जेल भेज दिया। काफी टाइम से हमारी कोतवाली काशीपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी होने की कई सारे एफआईआर हमारे पंजीकृत हुई थी। इसी क्रम में हमने चौकी इंचार्ज नवीन दुधानी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। उनके द्वारा हमारे थाने में 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, जिनमें से 2 मोटरसाइकिलें हमारे मुकदमे से संबंधित है और अन्य जो 4 मोटरसाइकिलें हैं उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि किस थानों से वो चोरियां हुई हैं। ये जो मुलजिम है इनके अपने आप में क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले भी कई मामलों में जेल गए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी। रेड माइनर्स की टीम ने अब तक करीब 4 से 5 मीटर खुदाई की। सीएम धामी में पहुंचे सिलगैरा टनल, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। काशीपुर में 25 नवंबर को हुई 2 सगी बहनों के हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। तंत्र मंत्र के नाम पर सगे पिता ने ही दोनों बेटियों की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी देहरादून में जाम के झाम से निपटने के लिए आरटीओ का प्लान तैयार। विक्रम ऑटो के रूट बदलने पर विचार। घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में बंद हो सकता है विक्रम का संचालन। एसएसपी को लिखा पत्र। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सहित पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश की भी संभावना। मैदानी इलाकों में भी बड़ी ठंड। और काशीपुर में चोरी की 6 बाइकों के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार। पुलिस ने खंगाले 50 से ज्यादा सीसीटीवी। नशे के लिए करते थे चोरी। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।